हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 5 और 6 दिसंबर 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे, जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 5 और 6 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु हैज बीन नेम्ड एज द फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो बैडमिंटन की दुनिया में फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का किसको मिला है। हम मेल कैटेगरी भी कवर करेंगे, फीमेल भी कवर करेंगे, मतलब दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से कवर किया जाएगा। तो फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ताई जू इंग को। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, और वन ऑफ दी, आप कह सकते हो कि बैडमिंटन की दुनिया में सबसे बेहतरीन प्लेयर के तौर पे इनको जाना जाता है। और चाइना के ताइपाई एरिया से बिलोंग करती हैं, तो आप जस्ट याद रख सकते हैं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, चाइना के ताइपाई एरिया से। और एक बात और याद रखेंगे, मेल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड सेम कैटेगरी में जो है वो किसको मिला है, वो मिला है विक्टर एक्सेल्सन को। कहाँ से बिलोंग करते हैं, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और विक्टर एक्सेल्सन की एक खास बात है कि ये ओलंपिक चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन है। और ताई जू इंग जो हैं वो बेसिकली टोक्यो ओलंपिक्स, जो रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स हुई हैं, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। इवन ये आप कह सकते हो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के जो वर्ल्ड टूर फाइनल्स था 2020, वो भी जीता था इन्होंने। और इवन सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में जीता था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और इसलिए इनको ये मेडल जो है या अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हो विक्टर एक्सेल्सन और साथ में ताई जू इंग, जो कि चाइना के ताइपाई एरिया से बिलोंग करती हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो विक्टर एक्सेल्सन जो है उनको अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बार्सिलोना स्पेन मास्टर्स के अंदर जो है वो परफॉर्म किया। और ताई जू इंग जो कि आप कह सकते हो इंग्लैंड ओपन टाइटल जीता इन्होंने 2020 में, और तीनों के तीनों फाइनल जीते हैं जो एशिया के टूर्नामेंट्स हुए हैं, 3 टूर्नामेंट जो कि जनवरी 2021 में हुए, वो भी तीनों इन्होंने जीते। तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। और भी कैटेगरीज हैं, लाइक मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर, प्लेयर ऑफ द ईयर, पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर, फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर, मेल पैरा बैडमिंटन, एडी चूंग,
मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेयर, स्पेशल मेंशन, लेकिन इसमें से कोई भी इंडियन प्लेयर नहीं है, सच बहुत कम चांस है कि पूछ सके, लेकिन आपने याद नहीं करना, और जिसके चांस नहीं है, इवन 0.001% चांस है कि वहां से क्वेश्चन है। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर या मेल प्लेयर ऑफ द ईयर ही पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। बस नाम याद रखने हैं और आपने याद रखना है ये अवार्ड किसकी तरफ से दिए गए हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से दिए गए हैं, और ये प्लेयर कहां से बिलोंग करते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कौन सी स्टेट ऐसी पहली स्टेट बन चुकी है पूरे इंडिया में जिसने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है वन अधिकार एप्लीकेशन। वन मतलब आपको पता है जंगल हो गया, अधिकार मतलब लैंड होगी, तो मतलब वनों के ऊपर अधिकार मतलब लैंड के ऊपर जो आपके राइट्स हैं जिनको नहीं मिले फॉरेस्ट के अंदर वो मिल जाएंगे, और ये ऐसी पहली स्टेट है हमारे पास त्रिपुरा, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। और इसको जो हमारी मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट की है और उन्होंने इसको लॉन्च किया है, और वो कौन है, गिरिराज सिंह जी। तो आप यहाँ पे गिरिराज सिंह जी का चेहरा देख सकते हैं, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गिरिराज सिंह जी। और इन्होंने दो चीजें लॉन्च की, एक तो नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम और एक वन अधिकार मोबाइल एप्लीकेशन जो त्रिपुरा के अंदर लॉन्च की गई है। तो इसी के साथ त्रिपुरा ऐसी पहली स्टेट बन जाता है कंट्री के अंदर जिन्होंने वन अधिकार एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और वन अधिकार एक जीपीएस बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि आप कह सकते हो फॉरेस्ट जो जंगल हैं उसकी डिमार्केशन करेगा, उनको मतलब डिवाइड करेगा, जिस तरह से जो लोगों के पास लैंड नहीं है, जो इंडिजिनियस पीपल वहाँ पे स्टार्टिंग से रह रहे हैं फॉरेस्ट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग, तो उनको लैंड राइट्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उनको पत्ता जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे जो ऑलमोस्ट 1.5 लाख ट्राइबल पीपल हैं, 1.3 लाख ट्राइबल पीपल हैं, उनको लैंड राइट्स मिल जाएंगे अंडर दी वन अधिकार मोबाइल एप्लीकेशन, और साथ ही साथ एक उनकी लैंड का यूनिफॉर्म मैप जो है वो उसको इन एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाएगा, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू। और इसी दोनों एप्लीकेशन के थ्रू वो अपने प्लॉट से रिलेटेड जो है जो भी उनको लैंड मिलेगी उससे रिलेटेड उनको एक यूनिक आईडी मिल जाएगी, जो यूनिक आईडी ये पहचानने में हेल्प करेगी कि उस लैंड के ऊपर उन्हीं का अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। तो याद रखना है त्रिपुरा ऐसी पहली स्टेट है जिन्होंने वन अधिकार एप्लीकेशन को लॉन्च किया, ताकि जो ट्राइबल पीपल हैं जो वहां से सदियों से रह रहे हैं, इंडिजीनियस पीपल हैं, वहीं के निवासी हैं, उनको लैंड के ऊपर अधिकार मिल सके। और त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं याद रखोगे बिप्लब कुमार देव हैं, बिप्लब कुमार देव, और साथ ही आप याद रखोगे यहाँ के गवर्नर हैं सत्यादेव नारायण आर्य, सत्यादेव नारायण आर्य। दोनों चीजें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। कौन से बैंक को एक मेंशन किया गया एक अवार्ड मिला है बेस्ट बैंक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो औरतें बिजनेस करना चाहती हैं उनके लिए बहुत सहायक ये बैंक रहा, और ये अवार्ड मिला है 4th ग्लोबल एसएमई फाइनेंस अवार्ड्स 2021 की तरफ से। और आपने याद रखना है ये अवार्ड जो है वो एक यूएसए बेस्ड फाइनेंशियल फोरम है जिसको हम कहते हैं एसएमई फोरम, एसएमई फाइनेंस फोरम, तो इसकी तरफ से ये अवार्ड की शुरुआत की गई थी। और ये बैंक जो कि बेस्ट बैंक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कहा गया है, ये है ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आंसर आपके पास क्या होगा, बी होगा। ये बैंक जो है वो 2017 में बनाया गया था, और इस बैंक की शुरुआत जो है मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ये है थ्रीसुर, कहाँ पे है, थ्रीसुर, जो कि कहाँ पे है, केरला के अंदर है। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि ये अवार्ड जो है, जो एसएमई फाइनेंस अवार्ड है, ये 2018 में शुरुआत की गई थी इस अवार्ड की, और इसका मेन मकसद यही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर डिजिटल कैंपेनिंग या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को आगे बढ़ाने के लिए अवार्ड जो है वो दिया जाता है। सिर्फ इतना का आपने याद रखना है इसके अंदर। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक अवार्ड जो है वो इसमें दिया गया, और ये इसलिए भी क्योंकि जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। ऐसे नहीं कि मेल को ही सिर्फ लोन प्रोवाइड किया है, सब तरह की सुविधाएं जो हैं वो वुमेन को भी प्रोवाइड की गई हैं, हर तरह की, जो कि एक आप कह सकते हो कि मेन को भी प्रोवाइड की गई हैं। और माइक्रो लोन्स दिए हैं स्पेशली उन औरतों को जिनको लोन लेने की अनुमति नहीं थी या जिन तक जो है वो बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं पहुंच सकती थी। और आप याद रख सकते हो ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना मैं बता चुका हूँ 2017 में की गई थी, इसका हेडक्वार्टर केरला में है। और एक बात और याद रखोगे, इसके एमडी और सीईओ, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं वो हैं पॉल थॉमस। तो याद रखोगे कौन है, पॉल थॉमस, बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इंडिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से डेवलप हो सके उसके लिए एक सर्वर जो है वो लॉन्च किया गया, और ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस सर्वर, मतलब हमने खुद बनाया है इस सर्वर को, और इसका नाम क्या है, रुद्र। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा।
तो रुद्र लॉन्च किया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स जो राजीव चंद्रशेखर जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया। और साथ में एक नेशनल स्ट्रेटेजी भी लॉन्च की है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि किस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम फॉर्म करेंगे, किस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है जिसके ऊपर सब लोग विश्वास कर सके, और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और एक ऐसा स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट रहेगा जो एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा कि पूरे देश में किस तरह से ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जाए और किस तरह से उससे रिलेटेड आप एप्लीकेशंस जो हैं वो बनाई जा सकें, ताकि इंडिया में इंडिजीनियस एप्लीकेशन जो है वो बनाई जा सके, जो कि हम आजकल भी बाहर की एप्लीकेशंस को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आप कह सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है, इसमें नई इनोवेशन आएगी क्योंकि हम सारी चीज़ें खुद बनाएंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन का ट्रेंड जो है वो बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी स्टेट ऑफ आर्ट की, मतलब जो हमारे अपने देश की चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी, और एक ऐसा डिजिटल सिस्टम जो है वो बनेगा जिसमें जो है वो हमें विश्वास रहेगा। क्योंकि अगर हम बाहर का यूज़ करते हैं तो फिर भी हमारी इंफॉर्मेशन लीक होने का डर रह सकता है। तो इसलिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इसलिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, मैं नाम आपको बता चुका हूँ, राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वर रुद्र नाम से जो है वो लॉन्च किया है। और आप याद रख सकते हो कि रुद्र को मेन ऑर्गेनाइजेशन जिसने डेवलप किया है वो है सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और साथ में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की सपोर्ट से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से इसको बनाया गया। और ये सर्वर जो है वो हमारे अलग अलग तरह के नए सर्वर्स बनाने में हेल्प करेगा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के ऊपर, और नई बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएगा ताकि हम सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर और तरक्की कर सकें और 10 गुना ज़्यादा स्पीड से जो है वो कंप्यूटर बना सकें, जो कि पेटाफ्लॉप्स के अंदर देखी जाती है। और आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनियन मिनिस्टर जो है वो याद रख सकते हो, ये तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे राजीव जो हमारे पास थे, और साथ ही साथ आप याद रखोगे पूरा नाम है इनका राजीव चंद्रशेखर, लेकिन यूनियन मिनिस्टर जो है वो हमारे पास कौन है, वो हैं अश्विनी वैष्णव, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ओडिशा, क्योंकि ये कहाँ के मेंबर हैं, राज्यसभा के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से इंडियन अमेरिकन हैं मैथमेटिशियन हैं और उनको सिलेक्ट किया गया है पहला सिप्रियन फॉयस अवार्ड, जो कि ऑपरेटर थ्योरी के अंदर दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन, और बहुत ही नाम फेमस है इनका। वैसे तो 3 लोगों को मिला है, लेकिन बाकी जो 2 पर्सन है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते, एक स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं और एक जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तीनों का नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इंडियन अमेरिकन जो है वो कौन है, निखिल श्रीवास्तव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 और कौन से हैं, एक तो एडम मार्कस हैं, एडम मार्कस जो है वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। डेनियल स्पिलमैन है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और ये हैं निखिल श्रीवास्तव, इंडियन अमेरिकन और इंडिया का नाम रोशन करने वाले एक ऐसे मैथमेटिशियन जिनको बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। और रिसेंटली इनको एक अवार्ड मिला था हेल्ड प्राइज, ये अपने पॉलिनोमियल्स के लिए जाने जाते हैं, 2021 इनको मिला हेल्ड प्राइज, और 2021 सिप्रियन फॉयस प्राइज भी जो है वो इनको मिला है, तीनों को मिला है। इसमें निखिल श्रीवास्तव का नाम आपको एग्जामिनर पूछेगा। और निखिल श्रीवास्तव को ये अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने नई टेक्निक्स को डेवलप किया है, जो कि किसको समझने में हेल्प करती है, पॉलिनोमियल को समझने में हेल्प करती है, और किस तरह से आप पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हो उसके बारे में ये जानकारी देती है। और निखिल श्रीवास्तव करंटली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाते हैं, और साथ में 2 लोगों को ये अवार्ड और मिला है। बस इतना ही याद रखना है, अदरवाइज इस पहली बार ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है, सिप्रियन फॉयस अवार्ड, इसलिए इसको याद रखना है। और मैं बता चुका हूँ हेल्ड प्राइज 2021 भी निखिल श्रीवास्तव को मिला है, हेल्ड प्राइज 2021। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किनारा कैपिटल जो कि एक बहुत फेमस आप कह सकते हो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, जो कि एक लोन प्रोवाइड करती है किसको, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को, एमएसएमईज को आप कह सकते हो। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, क्योंकि इनकी 10th जो है वो एनिवर्सरी थी, तो ये अपनी 10th एनिवर्सरी कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट की मना रहे हैं, तो उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है, वन एंड ओनली एंड मोस्ट फेमस प्लेयर रविंदर जडेजा को बनाया है। तो आप देख सकते हो किनारा कैपिटल अपॉइंट्स रविंदर जडेजा एज द ब्रांड एम्बेसडर। और किनारा कैपिटल जो है वो लोन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैं बता चुका हूँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। और आज तक किनारा कैपिटल जो है वो 70,000 जो है वो कलेक्ट्रल फ्री लोन जो है वो दे चुकी है। इनका लक्ष्य है कि 2025 तक हम जो है वो 1 लाख कोलेट्रल लोन जो है वो और प्रोवाइड कर दें, और 1000 करोड़ रुपए तक जो है वो लोन प्रोवाइड कर सकें, मतलब अपनी ग्रोथ जो है वो करने के बारे में सोच रहे हैं। और ये बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, सर्विसेज कर रहे हो, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर। तो याद रखोगे किनारा कैपिटल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 22nd हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे, कौन सी स्टेट में मनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए, नंबर आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर आपको नंबर पूछ सकता है। और ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? नागालैंड के अंदर। आंसर क्या होगा? सी होगा। और नागालैंड में गांव है जो कि एक नागा विलेज के नाम से जाना जाता है, नागा हेरिटेज का नाम दिया गया है उसको, और इस विलेज का नाम है किसामा, जो कि कहाँ पे है? कोहिमा के अंदर। तो वहाँ पे ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे बहुत सी इंडिजिनियस ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन स्पेशली कोहिमा के अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे मनाया जाता है। और ये आप कह सकते हो इसलिए मनाया जाता है ताकि जो नागालैंड का नागा ट्राइब या नागालैंड का जो इंडिजीनियस कल्चर है उसको हम जो है वो प्रमोट कर सकें, और साथ ही साथ जो ट्रेडिशन है उसको बचा के रखा जा सके। मतलब जो अलग अलग ट्राइब्स हैं उसमें आपस में इंटरेक्शन हो सके अलग अलग ट्राइब्स में, और अपने कल्चर को प्रमोट कर सकें। यही मेन लक्ष्य जो है वो इस हॉर्नबिल फेस्टिवल का है। और साथ में याद रख सकते हो कि इसका नाम हॉर्नबिल कैसे बढ़ा, और यहाँ पे आप हॉर्नबिल फेस्टिवल देख सकते हो, और इस तरह से ये तैयार होते हैं। और बहुत ही खूबसूरत, मतलब अगर आप कभी आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाने का मौका मिले, बहुत ही खूबसूरत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स का नाम दिया जाता है, मतलब त्योहारों का भी बड़ा त्यौहार। और लार्जेस्ट सेलिब्रेशन है ये जो वहाँ के ट्राइबल पीपल हैं उनकी तरफ से मनाया जाता है। 10 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। और इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक पंछी का नाम है जो कि इंडियन हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता है। बहुत ही कलरफुल फॉरेस्ट बर्ड है, और ये अलग अलग तरह की चीज़ों को डिस्प्ले करता है, और ख़ास करके स्टेट की ट्राइब को दिखाता है कि अलग अलग तरह की ट्राइब्स अलग अलग रंग में डली हुई, अलग अलग जातियाँ तो उसमें डली हुई, तो वो एक इंडियन हॉर्नबिल जो पंछी है उसके बारे में भी जानकारी देता है। तो ये फेस्टिवल में अलग अलग तरह के आप कह सकते हो ट्रेडिशनल आर्ट्स, फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, गेम्स खेली जाती हैं, अलग अलग खाना बनाया जाता है, व्यंजन बनाए जाते हैं। तो ये है दोस्तों स्टेट नागालैंड, और ये है हॉर्नबिल फेस्टिवल 22 नंबर का मनाया गया। और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर आप याद रखोगे निफ्यू रियो हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, जिनके पास एडिशनल चार्ज हैं, अदरवाइज ये परमानेंट गवर्नर हैं कौन सी स्टेट के? असम के। कितनी इंफॉर्मेशन आपको एक क्वेश्चन से मिल सकती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑन फ्यूचर रेफ्रिजरेशन इंडिया रिसेंटली अवॉर्डेड टू सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? ये है दोस्तों कोची में, जो कि कहाँ पे है? केरला के अंदर। और इन्होंने एक फ्यूचर रेफ्रिजरेशन इंडिया नाम से जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है, इनको दिया गया कि आप स्टार्ट करो। और ये प्रोजेक्ट का नाम रहेगा इंडी प्लस, INDEE+। तो इसमें आप नाम से ही देख सकते हो कि जो रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी है उसमें हम वो गैसेस को यूज़ कर सकें जो कि नेचुरल हो, क्लीन हो, और आप कह सकते हो सेफ रेफ्रिजरेंट के तौर पे जानी जाती हो। तो ज़्यादा जो प्रमोट करना है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रमोट करना है, ताकि उसके बेस्ड रेफ्रिजरेशन हो सके, हीटिंग सिस्टम उससे रिलेट हो सके, ताकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या कुछ और तरह की गैसेज जो एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं उसको हम क्या कर सकें? रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री के अंदर खत्म कर सकें या उसका यूज़ कम कर सकें। और इस बार जो हमारे पास 26th इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें भी इसके बारे में बात की गई। और ये इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर, मतलब यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुई थी। और इसका मेन मकसद ये भी है कि 2070 तक, 2070 तक, क्योंकि एक लक्ष्य जो है वो रख लिया गया है कि नेट जीरो एमिशन के ऊपर, नेट जीरो कार्बन एमिशन के ऊपर जो है वो हमने जाना है। ये भी ग्लासगो के अंदर इंडिया ने जो है वो ऑलरेडी डिसाइड किया, स्पेशली फिशरी सेक्टर ने इसको डिसाइड कर लिया है। तो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री और ज़्यादा आगे बढ़ सके, लेकिन क्लीन एनर्जी के साथ। तो यही मिशन है हमारे पास INDEE+ प्रोजेक्ट। ये अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसमें नई कई स्कीम्स को साथ सपोर्ट किया जाएगा, ताकि इंडियन रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन सेक्टर जो है वो क्लीन हो सके, उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सके, और उसमें जो गैसेस हम यूज़ करते हैं वो क्लीन गैसेस को यूज़ किया जा सके। और इसमें एक आप कह सकते हो नया इंस्टीट्यूशन जो है वो साथ में कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो है नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो इसमें हमारा सहयोग भी करेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी आप जरूर याद रखोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? कोची के अंदर, मतलब केरला के अंदर। कोचीन भी कह सकते हैं, कोची भी आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कंडक्टेड ए जॉइंट साइबर ड्रिल 2021? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको एब्रीविएशन पता है इनकी, मैं आपको एब्रीविएशन बताता हूँ। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ए इज द आंसर, क्योंकि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, उन्होंने इसको लॉन्च किया, ज्वाइंट साइबर ड्रिल 2021। इसका मकसद यही है कि क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके ना। आपको पता होना चाहिए कि ये क्रिटिकल जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होता क्या है। क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हो वो सिस्टम है, वो एसेट है, या वो नेटवर्क है
जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए। मतलब वो नेटवर्क जो कि डिजिटल होगा और डिजिटल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये जो साइबर ड्रिल है इसमें अलग अलग इंडियन एंटिटीज़ को बुलाया गया और उन्होंने स्पेशली एक चीज़ के ऊपर काम किया कि हम जो हैं वो साइबर रेजिलियंस के ऊपर काम करेंगे और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मतलब साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाएगा, ताकि इंडिया साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस हो, मतलब उसमें सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव की जा सके और साइबर कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ सके, ताकि कोई भी अटैक होता है लाइक आप कई बार देखते हो कि ये चीज़ हैक हो गई है, ये जो है वो गवर्नमेंट की साइट हैक हो चुकी है, ये डाटा हैक हो चुका है, किसी का ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें वो ख़त्म कर देंगे ताकि हम साइबर सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सके, किसी भी साइबर अटैक से बचा जा सके और कोई भी सिक्योरिटी इंसिडेंट ऐसा होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को लीक किया जा सके उससे बचा जा सके। तो इस चीज़ों को रखने के लिए ये साइबर जॉइंट साइबर ड्रिल 2021 की गई थी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से। और आपने याद रखना है जो ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है इसको 1865 में बनाया गया था, 1965 में नहीं 1865 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट जो है वो इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुकी है अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ आरबीआई? अगर आप इसको पिछली बार का डेटा थोड़ा सा देखोगे 2020 का, तो उसमें आप देखोगे इसमें महाराष्ट्र जो है वो पहले नंबर पे था, लेकिन अब महाराष्ट्र पहले पे नहीं रहा दोस्तों, दूसरे पे आ गया है और पहली पोजीशन जो है वो किसके पास चली गई? गुजरात के पास। तो आंसर क्या होगा? गुजरात। तो गुजरात डिस्प्लेस्ड महाराष्ट्र टू बिकम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन द कंट्री। याद रखोगे क्योंकि गुजरात ने, अगर आप कंपेयर करोगे फाइनेंशियल ईयर 12 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20 तक, तो गुजरात ने 15.9% एनुअल ग्रोथ की है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है और इनका ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन आप याद रख सकते हो, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कुछ नहीं है, अगर आप जीडीपी देखोगे उसमें से नेट प्रोडक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? जीडीपी, आपके पास जीवीए आ जाएगा। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा हुआ है गुजरात का, तो उन्होंने महाराष्ट्र को जो है वो डिस्प्लेस कर दिया। पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है मैन्युफैक्चरिंग के, अगर आप देखोगे उसके बेस पे। तीसरे नंबर पे आपके पास तमिलनाडु आएगा। जो जो स्टेट्स मैं बोल रहा हूँ अगर उनके आप स्टूडेंट हो तो इसका मतलब इसको याद रखोगे। कर्नाटका जो है वो चौथे स्थान पे है और उत्तर प्रदेश जो है वो 5वें स्थान पे है। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज, ये बुक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये बुक उन फैक्ट्स को बताती है जो 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी उसके बारे में बताती है। और आपको पता होना चाहिए कि ये वॉर जो है वो बहुत ही छोटी वॉर थी, लाइक छोटी इन द सेंस ऑफ टाइम, टाइम बहुत कम था इसका। 3 दिसंबर 1971 को ये स्टार्ट हुई थी और 16 दिसंबर 1971 को ख़त्म हो गई थी और इंडिया ने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो पाकिस्तान को हरा के दी और मतलब इंडिया जो है वो इसमें जीता। और आप कह सकते हो इसमें एक नया कंट्री भी बना जो बना बांग्लादेश। तो 1971 में बांग्लादेश बना, मतलब 2021 में वो अपनी 50वीं बारेगांड मतलब अपनी 50वीं जो है वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसको स्वर्णिम वर्ष के नाम से भी जाना जा रहा है। तो याद रखोगे 1971 की इंडो पाक वॉर के ऊपर ये बुक लिखी गई है और ये लिखी है रचना बिष्ट रावत ने। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। और इसको पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। आप देख सकते हो लोगो पेंगुइन रैंडम हाउस का। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास, रचना बिष्ट रावत ने इस बुक को लिखा है। और सबसे छोटी वॉर जो है वो हिस्ट्री के अंदर मानी जाती है, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर इन हिस्ट्री इसको माना जाता है और इसी से बांग्लादेश जो है वो बना था। और बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाइक आप देख सकते हो चिदानंद राजगट्टा, इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है स्पेशली कमला हैरिस के बारे में। तो याद रखोगे कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन, वो इन्होंने लिखी है दोस्तों बुक। और नेक्स्ट है वेंकटा राघवन सुभाष श्रीनिवासन, इन्होंने बुक लिखी है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स। इंडियाज स्टेट्स मतलब जो स्टेट्स हैं इंडिया की कैसे बनी, आंध्र प्रदेश कैसे बना, सबसे पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनी, उसके बाद किस तरह से नाम चेंज हुए, बॉम्बे गुजरात बना, ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही फेमस बीजेपी के लीडर और कंट्रोवर्शियल लीडर। ह्यूमन राइट्स, इन्होंने एक बुक लिखी थी ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। तो ये तीनों बुक्स बहुत फेमस हैं और तीनों ही ऑथर बहुत फेमस हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक नई माउंटेन का नाम जो है वो रखा है, किसने रखा है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने 2 माउंटेन्स को स्केल किया, मतलब उसको फतेह किया, उसके ऊपर चढ़े हैं वो, और उनमें से एक माउंटेन का नाम जो है वो उन्होंने अपने सेनानी के ऊपर रखा है, उसको ट्रिब्यूट दिया है और नाम रख दिया नॉर्बू वांगडू पीक। तो नाम याद रखोगे क्या है? नॉर्बू वांगडू पीक।
और इन दोनों पीक्स जो इन्होंने फतेह की थी, इन दोनों की हाइट 6000 मीटर से ऊपर है। स्पेशली इस पीक की हाइट जो है वो 6250 मीटर है और ये ईस्टर्न लद्दाख रीजन में पाई जाती है, तो इसलिए इसको वन ऑफ दी लद्दाख माउंटेन कहा जाता है और ईस्टर्न लद्दाख माउंटेन भी कह देते हैं। और आप कह सकते हो ये डेडिकेट की गई है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के माउंटेनियर एंड हेड कांस्टेबल नूरबू वांगडू, जो कि लद्दाख के ऊपर तैनात थे, और गंगोत्री वन उत्तराखंड में। और अक्टूबर 2019 में एक अवलांच आया, एक आप कह सकते हो जो पर्वत है वो ढह गया, बर्फ का था, तो उसमें इनका देहांत हो गया। तो आप नाम याद रख सकते हो। और आपको पता होना चाहिए जो आईटीबीपी की जो टीम है, जो लाइक पर्वतारोही हैं जो पहाड़ चढ़ती हैं, वो 20 बंदों की एक टीम है जिसको शिखर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शिखर के नाम से जाना जाता है। और एक कमांडेंट है डीएस नेगी, तो वो इसको लीड कर रहे थे। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, शिखर टीम जो कि आईटीबीपी की है। और आईटीबीपी के बारे में भी जान कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 1962 में बनाई गई थी और 223 माउंटेनियर एक्टिविटीज़ पर्वत इन्होंने जो हैं वो चढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 223। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली कोनिजेती रोसाया पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया है, और ये कौन सी स्टेट के गवर्नर थे और चीफ मिनिस्टर थे रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले गवर्नर का बताना है, फिर चीफ मिनिस्टर बताना है कौन सी स्टेट के थे। तो ये गवर्नर रहे हैं दोस्तों तमिलनाडु के 5 साल लगातार। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं ऑलमोस्ट 1 साल। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो गवर्नर रहे हैं तमिलनाडु के, याद रखोगे 2011 से लेके 2016 तक, 2011 से लेके 2016 तक तमिलनाडु के गवर्नर। और चीफ मिनिस्टर रहे हैं यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के, जब आंध्र प्रदेश डिवाइड नहीं हुआ था तब 2009 से लेके 2010 तक रहे, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे डेथ हो गई थी चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी जी की। तब ये कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है वो क्या बने थे? चीफ मिनिस्टर बने थे आंध्र प्रदेश के, लेकिन यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के। और ये खुद जो हैं वो लाइक आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका देहांत तेलंगाना में हो क्योंकि ये हैदराबाद में रहते थे। तो आप देख सकते हो फॉर्मर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश कोनिजेती रोसैया जी, उनका देहांत हो गया। लेकिन आप याद रखोगे तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटका के भी गवर्नर रहे हैं, इनके पास एडिशनल चार्ज रहा है, 2014 में। लेकिन अदरवाइज मेन गवर्नर ये तमिलनाडु के रह चुके हैं 2011 से लेके 16 तक। तो नाम जरूर याद रखोगे। तो कोनिजेती रोसैया जी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं और साथ में पहली बार मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने थे, काउंसिल बने थे, असेंबली तो जीते नहीं थे, मतलब काउंसिल में नॉमिनेट हुए थे आंध्र प्रदेश से 1968 में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ स्टेट बजट इन्होंने 16 बार दिया है, जो कि एक रिकॉर्ड है पूरे इंडिया के अंदर। 16 बार आप कह सकते हो कि बजट देने वाला पर्सन, तो वो कौन है हमारे पास? कोनिजेती रोसैया जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स दिसंबर 4 को बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आपने याद रखना है दूसरी बार मनाया जा रहा है 2021 में। पहली बार जो मनाया गया था, नाम से पता लग रहा है, अब 2020 में इसको मनाया गया था। और इसका मेन मकसद यही है कि बैंकिंग सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया जा सके, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो खास करके मेंबर स्टेट्स हैं, 193 मेंबर स्टेट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बैंकिंग सिस्टम, और आपस में जुड़ने के लिए भी और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए भी। लोन प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट्स लेता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड, और सारी एक्टिविटीज़ जो हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही होती हैं। तो ये डे रिकॉग्नाइज करता है पूरी डेवलपमेंट की बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, और साथ ही साथ इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो कि फाइनेंस के अंदर हो रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस कर रही है। और 4 दिसंबर 2021 को दूसरी बार जो है वो हम इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स मना रहे हैं। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, एक न्यू स्पीशीज बटरफ्लाई की मिली है, और आप कह सकते हो कि ये जो बटरफ्लाई है ये सिक्किम के जोंगू एरिया में मिली है, जिसका नाम दिया गया है चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर। मतलब आप कह सकते हो इसके बॉर्डर पे हल्का हल्का आपको ब्राउनिश कलर मिलेगा, जो कि एक चॉकलेट की तरह दिखता है, जिसका कारण इनका नाम जो है वो क्या सुजेस्ट किया गया? चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर। लेकिन ये कहाँ पे मिली है? सिक्किम में, ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? जोग्राफिटस जोंगुएनेसिस। याद रख सकते हो, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन जोग्राफिटस जोंगुएनेसिस इसलिए क्योंकि जोंगू एरिया में मिले हैं, इसलिए इसको जोंगुएनेसिस कहा जाता है। लेकिन चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर जो है वो एक बटरफ्लाई की टाइप है, ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, सिक्किम में मिली है। और सिक्किम के बारे में याद रखोगे, सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रेम सिंह तमांग जी हैं, प्रेम सिंह तमांग जी, और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और यहीं पे इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा, हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिजीनियस जेट इंजन्स बनाने का फैसला किया है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस एयरक्राफ्ट है। अदरवाइज जो इसके जेट इंजन्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं बाहर से, लेकिन अब इंडिया कहता खुद बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस को हमने मजबूत करना है। तो जस्ट रीड कर लो, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से जो है प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा और बहुत से प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया देहरादून के अंदर, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, और उत्तराखंड में इलेक्शन है 2022 में, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि क्यों इन प्रोजेक्ट्स को बेसिकली जो है वो लॉन्च किया गया या क्यों इनॉग्रेट किया गया। तो ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को जो है वो वहाँ पे लॉन्च किया गया। और उत्तराखंड के बारे में याद रखोगे, रिसेंटली गवर्नर अपॉइंट किए गए थे गुरमीत सिंह अपॉइंट किए गए थे, चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी। नेक्स्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि एविएशन मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं कि हेलीकॉप्टर पॉलिसी बना रहे हैं, जिसमें हम डेडिकेटेड हब्स बनाएंगे, कॉरिडोर्स बनाएंगे, हेलीपैड्स बनाएंगे, और स्पेशली एक हेलीकॉप्टर पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई है। हेलीकॉप्टर समिट थी 2021 की, तो वो लॉन्च की गई है और फिकी ने इस को पूरा का पूरा आयोजित किया था। और एक इन्होंने कहा है कि हम एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे, हेली हब्स बनाएंगे जहाँ पे हेलीकॉप्टर को उतार सकते हो, वहीं से आप जो है वो उसको टेक ऑफ कर सकते हो। और ये 4 जगह पे बनाई जाएगी फिलहाल, जूहू कहाँ पे, मुंबई के अंदर, गुवाहाटी असम के अंदर, दिल्ली और बेंगलुरु। दोबारा से बोल रहा हूँ, मुंबई, गुवाहाटी, दिल्ली और बेंगलुरु, यहाँ पे ये हेली हब्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, पोलिटाइजर विनिंग अमेरिकन स्कॉलर मार्टिन जे शेरविन, उनका देहांत हो गया है। सिर्फ इतना याद रखना है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2006 में इनको पोलिटिजर प्राइज जो है वो मिला था। एक बायोग्राफी लिखी थी इन्होंने, उसके ऊपर उनका उस बायोग्राफी का नाम था अमेरिकन प्रोमेथिस। लेकिन आपने याद रखना, सिर्फ इतना याद रखोगे कि इनको पोलिटाइजर प्राइज मिला था और कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूएसए से। राजस्थान गवर्नमेंट ने 145 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं और लेटर ऑफ इंटेंट साइन किए हैं, जिसमें 79,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी राजस्थान के अंदर, जो कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट शो के अंदर इन्होंने इसको साइन किया है, ताकि राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और राजस्थान का लाइवलीहुड जो है वो इन्हेंस हो सके, लेकिन राजस्थान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी इससे। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अशोक गहलोत हैं, राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो कलराज मिश्रा जी हैं। और यहीं पे इंडिया का लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व है वो डिक्लेयर किया गया था, रामगढ़ टाइगर रिजर्व, याद रख सकते हो। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया गया। तो इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, तो ये इसलिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 1971 की जो इंडो पाक वॉर थी उसमें इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ट्राइडेंट, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो इसमें जिनकी जान गई उसको ये ट्रिब्यूट देता है, और साथ ही साथ ये लोगों को प्रोटेक्ट करने के बारे में और मैरीटाइम इंटरेस्ट को सुरक्षित करने में इंडियन नेवी जो है वो हमें एक प्रॉमिस जो है वो प्रदान करती है। और थीम क्या है 2021 का, बहुत बड़ा जो है वो थीम नहीं है, सिर्फ याद रखोगे स्वर्णिम विजय वर्ष। स्वर्णिम विजय वर्ष, स्वर्णिम इसलिए क्योंकि 50 साल पूरे हो चुके हैं इंडो पाक वॉर को, जिसमें इंडिया जीता था। और इंडियन नेवी वीक अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले तो इंडियन नेवी वीक जो है वो 1 से लेकर 7 दिसंबर के बीच में मनाया गया। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो नए बनाए गए हैं वो कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार, याद रखोगे, रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 4 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बेसल 3 गाइडलाइंस जो हैं वो कब रिलीज हुई। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक बेसल कमेटी होती है दोस्तों। बेसल कमेटी जो है वो बनाई गई थी, इसका काम 1974 में बनाई गई थी। इसका काम था कि सारे बैंक्स को सुपरवाइज करना और देखना कि कहीं पे कोई बैंक क्राइसिस ना आ सके, और बैंकिंग मार्केट को रेगुलेट करना या इंटरनेशनल करेंसी के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस है उसको कंट्रोल करना। तो क्या हुआ, फिर बेसल नॉर्म्स के आने के बारे में सोचा गया। तो बेसल नॉ जो है वो एक जगह है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के अंदर, जिसका एक हेडक्वार्टर है इसका बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का, और इसका हेडक्वार्टर बेसल है। तो मतलब वहाँ पे अब कोई भी सेंट्रल जो बैंक्स हैं वो आपस में एक कॉमन गोल लेते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो इन्होंने सोचा कि ना पहली गाइडलाइंस इशू की जाए, तो बेसल 1 जो है वो गाइडलाइन इशू कर दी 1988 के अंदर, जिसमें इनका मेन फोकस था कि रिस्क को कम किया जा सके, क्रेडिट रिस्क। तो इन्होंने कहा कि आपको मिनिमम टू मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 8% चाहिए अपने रिस्क वेटेड एसेट्स के ऊपर। तो मतलब इतना पैसा तो आपके पास होना चाहिए कम से कम जो आपको सेव कर सके। फिर आई बेसल 2 गाइडलाइंस जो कि 2004 में आई। तो उन्होंने कहा कि ये 3 पिलर्स के बेस पे होगा और सिक्योरिटी करेंगे। एक तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होगी, एक सुपरवाइजरी रिव्यू होगा, एक मार्केट डिसिप्लिन, इन तीनों चीज़ों को हम ठीक रखेंगे, और इसके बेसिस पे उन्होंने गाइडलाइंस बता दी। फिर उन्होंने सोचा बेसल 3 गाइडलाइंस आएंगी, 2010 में इसको लॉन्च किया गया। 2010 में ये गाइडलाइंस दी गई, और ये इसलिए दी गई क्योंकि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इसलिए 2010 में इन गाइडलाइंस को दिया गया ताकि बैंकिंग सिस्टम को और मजबूत किया जा सके और अच्छा किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, टर्म मनी का मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है। तो ये आपने मुझे बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने शायद अगर पढ़ा हो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपने मुझे बताना है, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम का कॉल मनी मार्केट अगर पार्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें से आप आंसर दे सकते हो। आंसर की वेट करूंगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ऑफिशियली ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके काम नहीं करोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।